दोस्तों नमस्कार। जनचौक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज एक खास मुद्दे को हम उठा रहे हैं जो ना जमीन पर सिर्फ चल रहा है बल्कि हवाओं में उसकी चर्चे हैं और स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित मुद्दा बन गया है। हसदेव अरण्य, आप लोगों ने नाम सुना होगा और ये इलाका है जो सरगुजा के जिले में आता है, छत्तीसगढ़ का। और वहां 1,70,000 एकड़ जमीन है जो कोल माइनिंग के नाम पर अडानी को दे दी गई है और उसमें जितने पेड़ आएंगे उसको कटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है। जमीनी स्तर पर जनता इसके खिलाफ खड़ी हो गई है, आंदोलन चल रहा है। महिलाएं सड़कों पर हैं, वो पेड़ों को घेर करके खड़ी हो जा रही हैं और कह रही हैं कि पेड़ नहीं कटने देंगे, हमारा जीवन है। और इस लिहाज से कहा जाए तो सरकार को पीछे हटना पड़ा है। अभी जब पेड़ की कटाई सोमवार को शुरू हुई और बताया जा रहा है कि उसमें करीब 250 पेड़ काट दिए गए थे, लेकिन जनता ने प्रतिरोध किया, जनता खड़ी हुई और उसमें सरकार को पीछे हटना पड़ा है। कटाई बंद है। हालांकि जमीनी स्तर पे क्या कुछ है अभी हम जानेंगे। और इसी सिलसिले पर आज हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान हैं। आपको बताएं कि नीचे, सबसे नीचे बादल सरोज जी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव हैं। और ऊपर दो लोग जो बैठे हुए बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमान है इस आंदोलन के लिहाज से। आलोक शुक्ला जी दाहिने साइड में हमारे हैं और ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक हैं, अगुआ हैं। और इनके ही नेतृत्व में हसदेव को बचाने का अभियान चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। तो जमीनी स्तर पर जो लड़ाई चल रही है उसकी अगुवाई कर रहा है, इसमें हसदेव में ही मौजूद है। और जाना पहचाना चेहरा, आप किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हिमांशु जी हैं। और देखिए कोई भी लड़ाई जब आगे बढ़ती है तो उसमें जाके खड़े हो जाते हैं और इस समय हसदेव में जाके खड़े हो गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम शुरुआत करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, पूरी एक कहानी बताइए, जो पूरा मामला है हसदेव का क्या है और अभी कहाँ पहुंचा है और क्या विरोध है, क्यों विरोध कर रहे हैं लोग जी। देखिए, हसदेव अरण्य जो है एक जैसे सब लोग जानते हैं कि एक 1,70,000 हेक्टेयर का 1700 वर्ग किलोमीटर का ये वन क्षेत्र है और बहुत समृद्ध वन इलाका है जो कि उत्तर छत्तीसगढ़ में ये है। 3 जिला कोरबा, सरगुजा और सूरजपुर। और इस वन इलाके में जो यहाँ की जो जंगल है वो बहुत समृद्ध घना जंगल है। जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई विलुप्त प्रजाति की वनस्पति और शेड्यूल वन के वन्य प्राणियों का ये रहवास और कॉरिडोर इलाका है। ये हसदेव नदी जो छत्तीसगढ़ की एक जीवनदायिनी नदी है उसका ये कैचमेंट है। और इस नदी पे जो मिनी माता बांध बना हुआ है छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद के नाम पर, उस मिनी माता बांगो बांध से जांजगीर, बिलासपुर, कोरबा करीब 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है। और ये जो जंगल है, ये जंगल पूरे देश के मानसून को नियंत्रित करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये इसकी एक पर्यावरणीय महत्वता है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे जो आदिवासी हैं और अन्य परंपरागत वन निवासी गैर आदिवासी हैं, इनकी 60 से 70% जो आजीविका है वो पूरी तरीके से आय वनों पर निर्भर है और अपने रीति रिवाज, संस्कृति सब कुछ वनों पर निर्भर है। दुखद रूप से ये कहना पड़ेगा कि ये जो पूरी वन संपदा है जमीन के ऊपर, जब इसके नीचे कोई खनिज मिल जाता है तो इसकी पहचान बदल जाती है। और जो हसदेव अरण्य का जो समृद्ध वन इलाका है, अब एक हसदेव अरण्य कोल फील्ड कहा जाता है क्योंकि उसके नीचे 5,000 मिलियन टन कोयला डिपॉजिट है और 5,000 मिलियन टन का जो कोयला है वो करीब 23 कोल ब्लॉकों में डिवाइड है। 2000 लगभग 6-7 से ही इस कोयले को कॉर्पोरेट विभिन्न कंपनियां निकालना चाहती हैं और उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण कंपनी है वो है अडानी। अडानी समूह की इस संपूर्ण हसदेव के कोयले पे निगाहें हैं और वो इस कोयले को निकालना चाहती अपने मुनाफे के लिए। और जो संघर्ष यही है कि एक तरफ कॉर्पोरेट के मुनाफे की बात है और दूसरी तरफ आदिवासियों के अपने आजीविका, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज को बचाने की बात है और हम सब लोगों की सांसें और पानी को बचाने की लड़ाई है। तो हसदेव की लड़ाई साफ तौर पे जीवन बचाने की लड़ाई और कॉर्पोरेट के मुनाफे के बीच का एक संघर्ष है।
ये संघर्ष 2012 में एक व्यापक रूप से शुरू हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो कोल ब्लॉक थे, तो राजस्थान सरकार ने अपने 4 कोल ब्लॉकों को एमडीओ अनुबंध पे दिया है, और ये एमडीओ अनुबंध ये है कि तमाम पर्यावरणीय स्वीकृति हासिल करने का कार्य जो है, खनन करने का कार्य और कोयला आपूर्ति का कार्य जो अडानी का है। और अडानी कंपनी ने इन कोल ब्लॉक को चालू करने के लिए तमाम विधि विरुद्ध तरीके से काम किए हैं, गैर संवैधानिक कार्य किए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हस्तियों की जो पर्यावरणीय महत्वता है उसको भी दरकिनार किया है। अभी का जो स्थिति ये है कि परसा ईस्ट केतेवासन जो 2012 में प्रथम चरण में कोल ब्लॉक चालू हुआ था, उसकी 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वन स्वीकृति को निरस्त कर दिया, और ये आज भी उसकी वन स्वीकृति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। बावजूद इसके परसा ईस्ट केतेवासन के दूसरे चरण में 1138 हेक्टेयर में कोल ब्लॉक में खनन की अनुमति जारी की गई है, और एक नया कोल ब्लॉक है पलसा कोल ब्लॉक। पलसा कोल ब्लॉक में 1252 हेक्टेयर जंगल जमीन खत्म होगी, 3 गांव पूरी तरीके से विस्थापित होने वाले हैं, और पलसा ईस्ट केतेवासन में 1 गांव विस्थापित होने वाला है। तो 2 कोल ब्लॉक के खदानों की स्वीकृति हाल में जारी की गई है, वन स्वीकृति। जो गलत हुआ है वो ये हुआ है कि ये संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, और ग्राम सभाएं यहाँ की अंतिम निर्णय ग्राम सभाओं के अधिकार है, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो पैसा अधिनियम के तहत, या वन भूमि के जंगल को गैर वन भूमि में दर्ज करने के बाद ही किसी जंगल का कटाई हो सकती है। उस वन अधिकार मान्यता कानून 2006 कि वन भूमि के डायवर्जन के पहले, किसी भी वन भूमि के डायवर्जन के पहले जो लोगों के अधिकार हैं उनकी मान्यता और ग्राम सभा की अंतिम सहमति होना चाहिए। निरस्त हो गए थे, तो पुनः कोल ब्लॉक के आवंटन शुरू किए मोदी सरकार ने, और हस्तियों की 20 ग्राम सभाओं ने विरोध किया कि हम अपने इलाके में अपने जंगल जमीन के विनाश की अनुमति नहीं देंगे, इसीलिए कोल ब्लॉक के आवंटन ना किए जाएं। बावजूद इसके 7 कोल ब्लॉकों के आवंटन किए गए, जिसमें 4 कोल ब्लॉक राजस्थान सरकार को दिए गए। 2014 से लेके 2015, 16, 17 लगातार गांव की ग्राम सभाओं ने विरोध प्रस्ताव किए खनन प्रक्रियाओं के विरोध में। अडानी कंपनी ने 2 रास्ते निकाले। पहला रास्ता निकाला कि जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है वो 2013 के कानून के बजाय 1957 के कोल बैलिंग एक्ट से भूमि अधिग्रहण किया, और बेसलमी के साथ ये कह दिया कि 5वीं अनुसूचित इलाकों में हमें ग्राम सभा से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और इस प्रक्रिया में राज्य और केंद्र सरकार एक साथ खड़े हुए हैं। दूसरा, 2018 में पलसा कोल ब्लॉक के जो प्रभावित गांव हैं, साली, हरिहरपुर, फतेहपुर, इन गांव की फर्जी ग्राम सभाओं के प्रस्ताव बनाए गए। ग्राम सभाएं गांव में हुई, बाद में अधिकारियों ने रेस्ट हाउस में जाके एक अनुमति का प्रस्ताव जोड़ा। पिछले 3.5 सालों से लोग लगातार ये कह रहे हैं कि ये फर्जी तरीके से प्रस्ताव लिखा गया है। इसकी निष्पक्ष जांच को लेकर गांव के लोग 75 दिनों तक 2019 में धरने पर बैठे रहे, 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर पहुंचे, और 2 मार्च से अभी भी धरने पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ग्राम सभाओं की एक निष्पक्ष जांच तक नहीं की गई, जबकि राज्यपाल ने कहा था कि निष्पक्ष जांच हो, और उसी फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव के आधार पे पलसा कोल ब्लॉक की अंतिम वन स्वीकृति को भी जारी कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं आज कि हस्तियों की पर्यावरणीय चिंताओं को आपने दरकिनार किया, क्योंकि हस्तियों को बचाने का संकल्प केंद्र और राज्य सरकारों ने ही लिया है। हस्तियों में आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को आपने कुचला, और अडानी कंपनी के मुनाफे के लिए आप खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और खनन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए पेड़ों की कटाई शुरू की गई, जिसके खिलाफ गांव के लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो जबरन पेड़ कटाई की प्रक्रिया हो रही है उसको लोग रोक रहे हैं।
तो अभी मैं आंदोलन पर आपसे आगे बातचीत करूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा मसला है जिसको आप नेतृत्व दे रहे हैं और जनता उतर रही है और सरकार को पीछे हटना पड़ा है। उससे पहले कुछ और बातें हम अपने दूसरे मेहमानों से कर लेते हैं। जैसा कि आलोक जी ने बताया कि जो संवैधानिक कानून है, जो प्रक्रियाएं हैं, उनका खुला उल्लंघन हुआ है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून का पालन नहीं किया गया और उसके साथ ही जो पांचवी सूची में आने के चलते जो स्थानीय पंचायतों से राय लेने की बात है उसको नहीं माना गया और इसके अलावा पर्यावरणीय जो दूसरे वो हैं उनको भी दरकिनार कर दिया गया। हिमांशु जी, आप छत्तीसगढ़ में रहे हैं, आंदोलनों का आपने नेतृत्व किया है, एक बार फिर आप मोर्चे पर तैनात हैं। ये मतलब एक सरकार जो कांग्रेस की है, इसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं, सीधे राजस्थान की सरकार शामिल है। क्या माना जाए, ये पूरा और एक अडानी जो अभी तक मोदी सरकार के जो है चहेते माने जाते थे, वो क्या कांग्रेस के भी चहेते हो गए उसी तरह से? किस रूप में देखा जाए इस प्रकरण को? देखिए, इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस भी में अंतर्विरोध है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी वादा कर चुके हैं कि जंगल नहीं कटेगा और वो नाखुश भी हैं और उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि इसका नुकसान होगा हमें। लेकिन उनकी बात दोनों मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं और जो आम चर्चा है वो ये है कि इस पूरे प्रकरण में जो अदानी का तरीका है पैसा देकर के अपने काम कराने का, वो काम कर रहा है और ये तो बिल्कुल निश्चित बात है कि इसका नुकसान कांग्रेस को चुनाव में दोनों राज्यों में उठाना पड़ेगा। सरकार भी जा सकती है इसी मुद्दे पर, लेकिन दोनों मुख्यमंत्री नहीं समझ रहे हैं, ना अपने पार्टी वर्कर्स की सुन रहे हैं। पार्टी वर्कर्स भी इस आंदोलन में शामिल है, कांग्रेस के बहुत सारे पार्टी वर्कर्स शामिल हैं। कांग्रेस का नेतृत्व तो इसको पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन जो राज्य के दोनों मुख्यमंत्री हैं वो जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि पैसे का लेन देन हुआ है, उसके आधार पर वो तुले हुए हैं अडानी को देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर यहां से कोयला नहीं निकलेगा तो राजस्थान में बिजली बननी बंद हो जाएगी। दूसरे, ये 400 रुपया ज्यादा कीमत पर खरीदी जा रही है अडानी से कोयला और दूसरे एजेंसीज हैं जहां से कोयला खरीदा जा सकता है, तो वो भी एक बदनाम किया जा रहा है इस आंदोलन को कि ये राजस्थान के लोगों के हितों के विरुद्ध है। तो ये एक बहुत सीरियस मामला है, कांग्रेस के लिए भी ये गले की फांस बनने वाला है, नुकसान करने वाला है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आपने इशारा किया है और अब फिर अभी हम आएंगे क्योंकि पूरा आंदोलन चल रहा है, उसमें आप शरीक हैं। बादल सरोज जी, आप बहुत नजदीक से देख रहे हैं पूरे आंदोलन को और लगातार जो है अपने लेखों के जरिए उसको बता रहे हैं लोगों को। आपने अभी तक जो चला है, वो जो प्रक्रिया है, सरकार जहां तक पहुंची है तमाम चीजों का उल्लंघन करते हुए कानूनों का, अब एक आंदोलन खड़ा हो गया उसके खिलाफ, इस पूरे प्रक्रिया में आपकी टिप्पणी क्या है? अनम्यूट कर ले, रुकिए जरा। हाँ बोलिए। इसके जो पर्यावरणीय पहलू है या जो अवैधानिकता के पहलू है उनके बारे में आलोक भाई ने और हिमांशु जी ने ठीक ठाक तरीके से बता दिया है। हम लोग एक नए तरीके के समाज में प्रवेश कर चुके हैं, इस बात का उदाहरण है हसदेव और सिलगेर। अब यहाँ पर पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, राजनीतिक सांगठनिक ढांचा निर्णायक फैसले नहीं ले सकता। सारे निर्णायक फैसले उद्योग घरानों के हाथ में, खासतौर से अडानी और अंबानी के हाथ में पहुंच गए। ये भारतीय लोकतंत्र की जो कल्पना हम लोगों ने की थी या हमारे पुरखों ने की थी, उसका बिल्कुल एक नया चरण है। अब राजनीति अर्थशास्त्र को तय नहीं कर रही है। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में भी एक बेहुदा अर्थशास्त्र राजनीति को डिक्टेट कर रहा है। इसका ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। भूपेश बघेल अगर पूरी एडमेंटली सिलगेर के सवाल को लेकर, हसदेव के सवाल को लेकर राहुल गांधी जी के हर निर्देश को बाईपास करने की हिम्मत रखते हैं, तो उसकी वजह केवल यह है कि वो जानते हैं कि आने वाली राजनीति में उनके लिए ज्यादा मददगार साबित होने वाले हैं गौतम अडानी बनिस्बत राहुल गांधी के। और ये कहानी केवल कांग्रेस की नहीं है, ये कहानी बीजेपी की भी है। तो ये एक नया चरण है जब हमारे यहाँ का
पूंजीवाद, जिसको हम कॉर्पोरेट पूंजीवाद कहते हैं, वो पूरी तरीके से वहशी होके सब कुछ को ध्वस्त कर देना चाहता है और उसके लिए राजनीतिक नेतृत्व को उसने अपनी कठपुतली के रूप में तब्दील कर दिया है। वरना जैसा आलोक भाई ने बताया कि अगर जयराम रमेश जी के जमाने में उसको नो गो एरिया घोषित किया जा सकता है, अगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा सकता है, अगर उसके बाद पूरी तरीके से एनजीटी और दूसरे तमाम सारे संगठन इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ पर खुदाई नहीं होनी चाहिए, जनता भी विरोध में आ जाती है, इसके बाद भी अगर सरकारें, खासतौर से भूपेश बघेल जी की सरकार, अगर पूरी निर्लज्जता के साथ आगे बढ़ रही है तो एक नए तरीके का फिनोमेना है और ये बहुत खतरनाक फिनोमेना है। हमने राजनीतिक तानाशाहियां देखी हैं, हमने लोकतंत्र पर एक राजनीतिक नेता या राजनीतिक पार्टी के वर्चस्व को कायम करने के लिए जो उपाय उठाए गए या आज भी उठाए जा रहे हैं या 1975 में उठाए गए, उनको देखा है, लेकिन ये उनसे बिल्कुल अलग बात है। और इसका उदाहरण अगर हमें कहीं देखना है तो ताजे इतिहास में वो केवल क्रिस्टोफर कोलंबस का उदाहरण है, जहां पर स्पेन के महारानी या दुनिया भर के उपनिवेशवादियों के हितों के लिए उन्होंने अमेरिका के उन पुरानी सभ्य समाज की सभ्यता को पूरी तरीके से रौंद के फेंक दिया था और विद इन 40, 50, 60 ईयर्स उन्होंने पूरी वहां की स्थानीय आबादी का, पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया था, क्योंकि उनको सोना चाहिए था। तो ये एक लार्जर क्वेश्चन है और इसीलिए हम लोग इस बात के महसूस करते हैं कि जिसकी भी इस देश के संविधान, लोकतंत्र में या मनुष्यता की प्राथमिकताओं में थोड़ी बहुत भी आस्था है, उसे इन सारे सवालों पर जुड़ना पड़ेगा। और मैं बार बार जोड़ रहा हूं क्योंकि अभी हसदेव है, लेकिन मैं ये विजुअलाइज कर रहा हूं कि अगर हम सारे लोगों ने मिलकर इसका ठीक तरीके से विरोध नहीं किया तो ये हसदेव आने वाले कुछ महीने में सिलगेर बनने वाला है, जहां पर हर 2.5 किलोमीटर पर वो सीआरपीएफ की छावनी लेके जाएंगे और चाहे जिसको उठाकर चाहे जब मार देंगे, तमाम सारी जांच रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी, उसकी भी परवाह वो लोग नहीं करेंगे। इसलिए ये सवाल केवल उस 1,70,000 किलोमीटर का नहीं है, ये सवाल उस वन संपदा का नहीं है, ये सवाल उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि अब भारत में मनुष्य बचेगा, मानवता बचेगी, इंसान बचेगा या कुछ लोगों का मुनाफा बचेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि व्यापकतम तरीके से विरोध होना चाहिए इसका, और इसलिए आलोक भाई के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन, जिसके घटक हम भी हैं, ये जो आंदोलन चल रहा है वो तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कल दिल्ली में भूमि अधिकार आंदोलन की एक बैठक हुई थी। 8 तारीख को दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चे की भी एक बैठक होने वाली है। भूमि अधिकार आंदोलन की बैठक में हम लोगों ने तय किया है कि हसदेव के सवाल पर हमको पूरे देश भर के संगठनों को एकजुट करना है और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि 8 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चे की जो बैठक होगी उसमें भी हम इस सवाल को पूरे देश के किसान आंदोलन का सवाल बना पाने में कामयाब होंगे। इसलिए इट्स ए लार्जर क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े फलक पर आपने इस सवाल को एड्रेस किया है और आप बता रहे हैं जमीनी स्तर पे भी जो तैयारी चल रही है, जो आंदोलन है उसके साथ खड़े हैं आप, और रणनीति बनाने के लिहाज से दिल्ली के स्तर पे भी चीजें देखी जा रही हैं। अगर मैं कहूं कि जो है पूरा एक सरकार आई है जो पूरे लोकतंत्र को, पूरे संविधान को ध्वस्त करने पर लगी हुई है, पूरा देश परेशान है, उसके खिलाफ गोलबंदी में जुटा हुआ है, लेकिन जिनसे उम्मीद की जा रही थी कांग्रेस बचाएगी और उसको ठीक करेगी और पटरी पर ले आएगी, वहां भी आप देख रहे हैं किस स्तर पर जो है चीजें एक दूसरी दिशा ले ली हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि अंतर्विरोध है। बहरहाल इस अंतर्विरोध के को देखते हुए या इसके बहुत उस पर ना जाते हुए, लेकिन जो हमको कहना है और जो आम लोग भी कह रहे हैं कि जनता ही आखिरी तौर पर पूरे मामले को हल करेगी और जनता उतर रही है, अच्छी बातें हैं। आलोक जी, क्योंकि आप पूरी लगातार अगुवाई कर रहे हैं, आंदोलन 19 से चल रहा है और आपने एक यात्रा निकाली थी रायपुर तक जिसका आपने जिक्र किया है, तो पिछले दिनों जो आंदोलन चले और किस तरह से वो आगे बढ़ रहा है, मजबूत हुआ है और कहां पहुंचा है, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, निश्चित तौर पे हमने छत्तीसगढ़ में जल जंगल जमीन के मुद्दों पे हमेशा ये देखा है कि वो लड़ाई प्रभावितों की एक लड़ाई बन के रह जाती है और ये होता है कि जो लोग जमीन से उजड़ने वाले हैं वो उसका विरोध करते हैं। हसदेव के आंदोलन ने उन धारणाओं को तोड़ा, क्योंकि हसदेव का मुद्दा जो है वो सिर्फ आदिवासियों के विस्थापन का सवाल नहीं है, बल्कि हसदेव का मुद्दा एक व्यापक पर्यावरण का भी सवाल है। हसदेव का मुद्दा किसानों के पानी का भी सवाल है, हसदेव का मुद्दा हम सबकी सांसों का भी सवाल है। और
जो हस्दियों का आंदोलन जो पिछले एक दशक से 30 गांव के लोग लड़ रहे थे, आज उस आंदोलन को पूरा छत्तीसगढ़ एक तरीके से कह सकते हैं हम लड़ रहा है। और हस्दियों को लेकर जो समर्थन आज मिला है, आप देखेंगे कि बिलासपुर शहर के अंदर आज 20 दिन हो गए अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। पिछले 4-5 दिन पहले बिलासपुर शहर में 4 से 5,000 लोग सड़कों पे आए हैं। छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई ब्लॉक मुख्यालय नहीं बचा है जहां हस्दियों के समर्थन में आंदोलन नहीं हुए। और मैं महेंद्र जी आपको बताऊं सबसे पहली बात कि छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं, जो फिल्म से जुड़े कलाकार हैं, जो छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाते हैं, गाना गाते हैं, यूट्यूबर हैं, आज हस्दियों के ऊपर कम से कम दर्जनों गाने बने हैं हस्दियों को बचाने की अपील को लेकर। 12-12 15 मिनट की मूवी बन चुकी हैं। तो तमाम कलाकार सामने आए हैं हस्दियों को बचाने को लेकर। तो एक हस्दियों का मुद्दा एक व्यापक जनता का आंदोलन आज बन गया है, एक जनता की लड़ाई बन गई है। और चाहे उसमें गांव के लोग हों या शहर के लोग, हर बल के लोग उसमें भूमिका निभा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हस्दियों बचना चाहिए। गांव का सवाल लोग मजबूती के साथ जुटे हुए हैं, क्योंकि सवाल ये है कि देखिए हस्दियों की लड़ाई को हम इसीलिए बार बार कहते हैं कि हस्दियों का जंगल को बचाने का जो सवाल है, ये पर्यावरण और जमीन के साथ ये लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि पिछले एक दशक के अंदर हस्दियों के लोगों ने कानून का कोई दरवाजा नहीं है जिसको खटखटाया ना हो, जहां पे लोगों को प्रक्रियाएं पता नहीं होती हैं कि वन स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है, पर्यावरणीय स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है। आप विश्वास करेंगे महेंद्र जी कि लोगों ने पर्यावरणीय ऑडियो फिर निर्णय लेता है ईएसी कमेटी में। संविधान और कानून में विश्वास रख के अपनी बात हर जगह पहुंचाई है। और हस्दियों की लड़ाई की यदि सरकार बेसलमी से उसको उजाड़ना चाहती है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यदि हस्दियों का विनाश होता है तो सिर्फ हस्दियों के जंगल जमीन गांव का विनाश नहीं है, बल्कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों की उस आस्था को भी आप कहीं ना कहीं कुचलेंगे। और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हस्दियों जैसे संघर्ष को कहीं ना कहीं उस लड़ाई को एक मुकाम पे ले जाने और जीतना जरूरी। एकदम मनुष्य के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई हम कह सकते हैं। अगर आप एक दूसरी चीज हम क्लियर करना चाहेंगे आपसे, हिमांशु जी के पास और बादल जी के पास फिर आएंगे। आलोक जी, उस दिन की घटना बताइए, सोमवार को जब जो है पहल शुरू हुई पेड़ों की कटाई की प्रशासन की तरफ से, उस दिन क्या हुआ, कैसे रोका गया, कितने लोग उतरे और अभी क्या स्थिति है? प्रशासन पीछे हट गया है या अभी वो प्रक्रिया जारी रखेगा या उसकी कोशिश कर रहा है? देखिए, प्रशासन बिल्कुल पीछे नहीं हटा है और मैं प्रशासन की बात नहीं कहूंगा, मैं बेशर्मी से छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की बात करूंगा कि बेशर्मी के साथ अडानी के साथ खड़ी हुई है और हस्दियों को लोगों को उजाड़ने के लिए सारी कोशिशें जारी हैं। और अडानी के द्वारा लगातार एक व्यापक हस्दियों को लेकर एक दुष्प्रचार का भी एक अभियान सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है। उस दिन की घटना सुबह आप देखेंगे कि रात में पेड़ों की कटाई नहीं होती, इसके पहले भी परसा कोल ब्लॉक को लेकर धरना जारी था। 2:30 बजे रात में जाके पेड़ काटे इन लोगों ने। लोग सुबह पहुंचे, पेड़ों की कटाई को रोका। जिस सोमवार की आप घटना की बात कर रहे हैं, परसा ईस्ट केतेवासन की, 5 जिलों के पुलिस बल को लगा के 500 से 600 पुलिस फोर्स को लगा के और पूरे चारों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया कि कोई गांव का व्यक्ति उस जंगल में ना पहुंच पाए। और पेड़ों की कटाई एक पुलिस संरक्षण में शुरू की गई। गांव के लोग जब जंगल में जाने की कोशिश की तो उनको रोकने की कोशिश की कि आप नहीं जाएंगे। गांव की जो महिलाएं हैं, जो हमारी एक ताकत के साथ लड़ रही हैं, और महिलाएं कह रही हैं कि ये हमारे पास बचा क्या है, ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। और महिलाएं जो है अंततः उस पुलिस के घेरे को तोड़ते हुए आगे बढ़ी कि नहीं, हम जंगल नहीं कटने देंगे, और जाके पेड़ काटने वालों को रोका। तब जाके वहां पेड़ कटाई रुका और वहीं धरने पे। और मैं आपको बताऊं महेंद्र की, आज 2 जगह धरने चल रहे हैं। हरिहरपुर गांव में जहां एक केंद्रीय धरना चल रहा है, जहां पे लगातार लोग बैठे हैं, और 40-50 लोग उस जगह सोते हैं जहां पे पेड़ काटे हैं। और अभी भी प्रशासन के सतत प्रयास है कि वापस से पेड़ की कटाई को कैसे शुरू किया जाए। और कल ही जिला कलेक्टर के द्वारा एक बेसलमी के साथ एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश में वो कह रहे हैं कि कोई कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ। आप बताइए कि सरकार कहां खड़ी है? 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी की रमन सरकार थी।
बीजेपी के समय फर्जी ग्राम सभाओं के प्रस्ताव बनाए। छत्तीसगढ़ के अंदर चाहे वो फर्जी मुठभेड़ के मामले हो, साल के गुड़ा से लेके एडस मेटा के मामले हो, बस्तर के अंदर तमाम ग्राम सभाओं के फर्जी, यही कांग्रेस विपक्ष में रह के इस बात को कहती थी कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उन जांच निष्पक्ष करेंगे, दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, जितनी फर्जी ग्राम सभाएं हुई हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। हंसदेव तो कांग्रेस का अपना मुद्दा रहा है। 2015 में जिस मदनपुर गांव में हम बैठे हैं, राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस नेतृत्व आया था और यहाँ पे आके राहुल गांधी ने ये साफ कहा था कि हम आदिवासियों के विकास की कीमत पे, आदिवासियों की कीमत पे विकास नहीं चाहते, और आपके संघर्ष में हम साथ खड़े हुए हैं। भूपेश बघेल जी लगातार हंसदेव के मुद्दों में, कोयला खनन के मुद्दों का विरोध करते रहे हैं, और आज आप पिछले बीजेपी के सरकार के समय जो प्रशासन ने फर्जी ग्राम सभाएं करवाई हैं, आप उसका बेशर्मी से बचाव कर रहे हैं, जिसकी जांच और दोषियों पे कार्रवाई करना चाहिए। तो ये दिख रहा है साफ तौर पे छत्तीसगढ़ में, और मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ हंसदेव का सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले 15 सालों के अंदर जो संविधान को कुचला गया है, दमन हुए हैं लोगों के, उन सारी चीजों को जायज करने का काम जो है वो कांग्रेस की वर्तमान सरकार कर रही है। जो रिसोर्सेस की लूट हुई है उसको रोकने की जगह बेशर्मी से उसको आगे बढ़ाने का कार्य वर्तमान भूपेश सरकार कर रही है। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात और सूचना आपने दी है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। हिमांशु जी, आप जो है अब तक छत्तीसगढ़ में आंदोलनों के अगुवा रहे हैं, शरीक होते रहे हैं। एक नया आंदोलन फिर खड़ा हुआ, सिलगेर का चल रहा है, हंसदेव फिर सामने आ गया है और शुरू हो गया और अपने एक बड़े दूसरे चरण में पहुंच गया है। किस रूप में देखते हैं इस आंदोलन को? क्या लग रहा है, ये सरकार इसमें सफल होगी या आंदोलनकारी? देखिए, हम तो प्रिजनर्स ऑफ होप हैं। हम लोग तो हमेशा इस उम्मीद के साथ चलते हैं जीवन में कि हम बेहतर करेंगे लोगों के लिए, दुनिया के लिए। तो जो सभी लोग लगे हुए हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, आलोक भाई की पूरी टीम है, बहुत सारे लोग इस आंदोलन में जुड़े हैं, वो सब इस उम्मीद के साथ लड़ रहे हैं कि हम जीतेंगे। कल भी बहुत सारे नौजवान आए और मिले और वो सब यही कह रहे थे कि भैया हम जीतेंगे, तो हम होंगे कामयाब। जी, बादल जी, अगर आपसे पूछें, क्या सर अभी सरकार है, वहां फिर चुनाव होने हैं, उनको भी जनता का वोट लेना है, बावजूद इसके जिस तरह से सरकार काम कर रही है, जनता के पूरे जो है आंदोलन या उसके जनमत को खारिज करके, क्या माना जाए क्यों ऐसा हो रहा है? सरकारें तो या पार्टी तो फिर सत्ता में आने के लिए काम करती हैं और उसके उलट काम कर रही है यहाँ सरकार। मैंने आपसे कहा ना कि वो ये मान के बैठे हैं, जो दरअसल हम लोगों को मानना चाहिए। वो ये मान के बैठे हैं कि यही जीवन उनका आखिरी जीवन है, यही जीवन उनका सत्य है। कांग्रेस की विचारधारा या जिस पार्टी की वो सरकार है, उस पार्टी की विचारधारा, उस पार्टी की कार्य समितियों में हुए फैसले, इन सबसे ज्यादा बड़ा सत्य है पैसा। और उस पैसे के लिए वो किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, अपनी राजनीतिक निष्ठाओं को भी तोड़ सकते हैं। मैं बार बार छत्तीसगढ़ जा रहा हूं आजकल, और मुझे ये आशंका है कि कोई भी घटनाक्रम हो सकता है अगर राहुल गांधी या कांग्रेस की केंद्रीय कार्यकारिणी कोई सख्त फैसला लेती है हंसदेव या सिलगेर को लेके। जो जैसा कि हिमांशु जी ने कहा कि हम लोग चूंकि प्रिजनर्स ऑफ होप है, तो ऐसी होप भी कर सकते हैं हम लोग। अगर वो ऐसा कोई फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेता है, तो जरूरी नहीं है कि भूपेश बघेल उस केंद्रीय नेतृत्व या उस पार्टी के साथ रहे। तो बात यहां तक पहुंच गई है कि सावेर ऊपर अडानी सत्य है, उससे अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है। जब राजनीति यहां पर आकर टिक जाती है, जब पेरोल पे हो जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकारें और हमारी ब्यूरोक्रेसी, ऐसे में उन्हें ये चिंता नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उन्हें यही चिंता है कि किसी भी तरीके से उस एजेंडे को पूरा किया जाए। उन्हें अगर अपनी पार्टी की चिंता होती है, तो पार्टी जिन वैल्यूज को लेकर काम कर रही है, हिमांशु भाई जिस गांधीवादी कार्यक्रम में गए थे, वो जिन सर्वोदय के लोगों को या गांधीवादी विचारधारा को लेकर वो लोगों के बीच में एक नई भावना को ले जाने की दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। अगर कांग्रेस उस तरीके से चिंतित होती है, भूपेश बघेल की चिंताएं कांग्रेस होती तो बात अलग थी। भूपेश बघेल जी नाम के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो अडानी के मुख्यमंत्री हैं। मैं बार बार सिलगेर का नाम ले रहा हूं
क्योंकि हाल के वर्षों में, पिछले 2-3 वर्षों में इससे ज्यादा निर्लज्ज, निर्मम और निर्दयी कोई घटना नहीं घटी है। अगर वो सारे काम भी ये सरकार करा सकती है, यही भूपेश बघेल थे जो इस वादे पर जीत कर आए थे कि टाटा को बस्तर से निकालेंगे, और यही भूपेश बघेल है जो पूरे बस्तर को, पूरे सरगुजा को और कोरबा को और हसदेव को साफ कर देना चाहते हैं, सफाचट मैदान में तब्दील कर देना चाहते हैं। तो उनके लिए ये सब चीजें नहीं है कि जीतेंगे हारेंगे, उनके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को तर करने वाला मामला है। मैं भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा, जिसके बारे में जिक्र यहाँ पर किया जा चुका है, वो किस तरीके से अकूत हुआ है, ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए उसमें अब वो हम लोग पुराने तरीके से सोचते हैं कि पार्टियां चिंता करेंगी जनता की, नहीं करते हैं, पार्टियां चिंता नहीं करती। बीजेपी के पास दूसरा फॉर्मूला है, वो हिंदू मुसलमान का मदारी का जो जादू है वो दिखा देगी और लोगों को मेस्मराइज कर लेगी। जनता उनकी चिंता में नहीं है, विचार उनकी चिंता में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता चिंता में नहीं है, विचार चिंता में नहीं है। अडानी के मुख्यमंत्री हो गए भूपेश बघेल, और ये सब बातें आपने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन की। आलोक जी, अब आखिरी सवाल आपसे और कार्यक्रम भी हम यहीं खत्म करेंगे। अभी जो आप जो है आंदोलन चला रहे हैं, ये जो है आगे क्या रणनीति है, और क्या राष्ट्रीय स्तर पे भी कोई इस पर एक जनमत बने, उस लिहाज से भी कोई पहल आप लोगों ने की है, कर रहे हैं, उसको बताइए और फिर हम इसको समाप्त करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे एक तो महन जी, सॉरी मैं उसी समय नहीं, मैं आंदोलन का एक साथी हूँ। गांव के लोग हम सामूहिक रूप से इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं। निश्चित तौर पे हम अपने जंगल, जमीन, हस्तियों को बचाने को लेकर प्रतिबद्ध हैं, और इसको बचाने के लिए जिस स्तर पे आंदोलन को ले जाना होगा लोकतांत्रिक तरीके से, वो आंदोलन आगे चलेगा। और इसीलिए हम एक व्यापक समर्थन की बात कर रहे हैं। कॉमरेड ने बताया कि आने वाले दिनों में रायपुर के अंदर भूमि अधिकार आंदोलन का सम्मेलन होने वाला है, जिसमें देश भर के तमाम जनवादी ताकतें, संगठन मौजूद होंगे, और उससे एक व्यापक समर्थन होगा। और उसके बाद हसदेव के आंदोलन को आगे जमीन पे आंदोलन लगातार रहेगा। कल जैसे पर्यावरण दिवस है, आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ से लोग मोटरसाइकिलों से हसदेव पहुंच रहे हैं, अलग अलग कोने से पहुंच रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ लेवल पे एक व्यापक समर्थन, सॉलिडारिटी है। आने वाले दिनों में कुछ शहर के नागरिकों की अपनी ये पहल है कि शहर को बंद करने की बात हो रही है, कि अलग अलग शहर, वहां के नागरिक की ये कहना है कि हम अपने शहर को हसदेव के लिए बंद करेंगे। तो ये एक आगे आंदोलन की रणनीति है। 28 जून को भूमि अधिकार आंदोलन का सम्मेलन है, और हम लोग पहले भी दिल्ली गए हैं, आने वाले दिनों में पुनः जाएंगे। देश के छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में हम सम्मेलन करेंगे। हर जिले में हम जाएंगे कि हसदेव जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के जो संघर्ष है, उनमें उन जिलों की एकजुटता को बनाना, और जरूरत पड़ेगी तो ये आंदोलन सिर्फ जिलों से नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचेगा। और हम जाएंगे उन राज्यों में, जरूरत पड़ी तो हम गुजरात भी जाएंगे। आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव है, और वहां के आदिवासियों से हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ क्या कर रही है। तो जरूरत होगी तो निश्चित तौर पे हम आने वाले दिनों में राज्यों की राजधानी में हम सम्मेलन आयोजित करेंगे इन सवालों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। और 5 तारीख को हम हसदेव के लोगों ने ये निर्णय लिया है, 5 जून का जो हमारा संकल्प सम्मेलन है, वो संकल्प सम्मेलन है। उस सम्मेलन में ये संकल्प लिया जाएगा कि हसदेव जैसे तमाम प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का संकल्प, और ये भी संकल्प लिया जाएगा कि हसदेव जैसे समृद्ध इलाकों को उजाड़कर आदिवासियों को विस्थापित करने वाले अडानी समूह के उत्पादों का बहिष्कार का भी संकल्प कर लिया जाएगा। हजारों की संख्या में लोग मौजूद होंगे, और अडानी के उत्पादों के बहिष्कार का भी कल संकल्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात जो हमसे छूट रही हो, हम सवाल ना पूछ पाए हो, कोई ऐसा पक्ष जो आना जरूरी हो, तो कोई भी मेहमान रख सकता है। नहीं, बात पूरी हो चुकी है। कॉमरेड जी, नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ बात पूरी हो चुकी है। आलोक भाई ने जो प्रोग्राम घोषित किया है वो और भी आगे बढ़ेगा। भूमि अधिकार आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा और देश भर के बाकी के सामाजिक संगठन इस सवाल को लेकर आगे बढ़ाएंगे, इसको खत्म नहीं होने दिया जाएगा। हसदेव जीतेगा।
हसदेव जीतेगा। ये सही बात है। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़ा संकट बना हुआ है, और कहा जा रहा है पर्यावरण इसके लिए सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा मसला है, ऐसे मौके पर पूरे देश के अंदर पेड़ों को लेकर एक लगाव पैदा हुआ। लोग अब उस तरह से पेड़ नहीं कटने देना चाहते। एक आम लोगों के जीवन का वो जो है हिस्सा बन गया है। लोग कहीं पेड़ कटता है तो उसको रोकना चाहते हैं। ऐसे मौके पे 1,70,000 हेक्टेयर इलाके को जो वन है, वन आच्छादित है, उसको काटा जाएगा, उजाड़ा जाएगा। अगर पूरा देश जान जाए, 4.5 लाख पेड़ कटेंगे। 4.5 लाख, बताइए 4.5 लाख पेड़ कटेंगे, कितना 4.5 लाख पेड़ कटेंगे। अगला कोल ब्लॉक 12 जून को एक जनसुनवाई होने वाली है केटे एक्सटेंशन की, ये भी अडानी के पास है। 1700 हेक्टेयर के उस इलाके में 5 लाख पेड़ कटेंगे। तो ये हसदियों के विनाश की शुरुआत है जो आगे कंटिन्यू बढ़ेगी यदि इसको नहीं रोका गया। इसीलिए लड़ाई केवल एक आंदोलन नहीं है, यह कोई सिर्फ पर्यावरण का मसला नहीं है। कहा जा रहा लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई, और हम उससे आगे कहेंगे मानवता के अस्तित्व का सवाल है। इंसान धरती पर रहेगा कि नहीं रहेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो सारी चीजें जो बेमानी हो जाती हैं। लिहाजा आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से सैल्यूट। आप इस आंदोलन में लगे हुए हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं और एक स्तर तक जीत भी हासिल कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है। तो इसी कदम कदम पर आप जीत हासिल करते रहिए। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। इस कार्यक्रम में आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर हम किसी और मौके पर किसी तरह कार्यक्रम आप लोगों को बुलाएंगे, तो उम्मीद करेंगे आप लोग जरूर हाजिर रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।